आक्रोश का आक्रोश एक बेहतरीन कॉमिक्स अब आपके सामने पेश है। स्टोरी आपको बताता हूँ, बेहतरीन इसकी स्टोरी। आक्रोश का आक्रोश। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या रही है। ये सब कॉमिक्स जो है मैं अपलोड नहीं किया है, लेकिन मैंने कर दूंगा। मुझे टोटान चाहिए, हवलदार बहादुर, किंग कैक्टस, जटायु, आहुति अजगर की। चलिए आइए स्टोरी पे देखते हैं इसकी क्या स्टोरी है। तिलक जी का है लेखांकन, संपादन संदीप गुप्ता जी, चित्रांकन दिलीप कदम, जयप्रकाश जगताप। ये वो तिलिस्मास्त्र है आक्रोश, जिसके धमाके से तारकंड पर प्रलय मच जाएगी। तारकंड का बच्चा बच्चा तड़प तड़प कर मरेगा। हा 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 हा। नहीं, क्या मैं इस धमाके से को रोक पाऊंगा? क्या मैं तारकंड की इस भयानक प्रलय से बचा पाऊंगा? मार्कंड ग्रह की धरती पर आज तक चंद मानव के ही कदम पड़े हैं, और ये 6 दिव्य पुरुष हैं। पंचक गुरु, गुरु कोली, गुरु गिलो, गुरु थालो, गुरु चोम, गुरु कोंट और आक्रोश। पंचक गुरु की मिश्रित शक्तियों को प्राप्त कर जन्म हुआ था योद्धा मौका, प्लेटो ग्रह के सम्राट कपो का सर्वशक्तिमान पुत्र मोग, जो परिस्थितिवश पृथ्वी पर पहुंचकर बन गया था आक्रोश। विशेष नोट, आक्रोश के विषय में जानने के लिए पढ़ना ना भूलें। आक्रोश सीरीज का प्रथम कई कॉमिक्स आक्रोश पढ़ना ना भूलें। जी हाँ, ये वो कॉमिक्स है जिसके प्रथम संस्करण की 1 लाख प्रतियां छापी गई थी। और आज एक बार फिर अमोघ उर्फ आक्रोश के कदम मार्कंड ग्रह पर पड़े थे। पंचक ऋषियों ने अविलंब मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ ही पलों बाद आक्रोश पंचक ऋषियों के निवास पंचवटी में था। प्रणाम पंचक गुरु, आओ पुत्र आक्रोश, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्षमा करें पंचक गुरु, कृपा कर आप मुझे अमोघ का ही संबोधन दें। गुरु कोंट गंभीर थे। नए पुत्र अमोघ, तुम पृथ्वी पर पहुंचने से पहले थे। गुरु कोली ने भी क्रोधित स्वर में कहा। गुरु कोंट ठीक करें आक्रोश, पृथ्वी पर जाकर जब तुम ही अमोघ को भूल गए तो हमें इस संबोधन की इच्छा क्यों? आप सबको अपने बच्चे पर क्रोधित होने का पूरा हक है पंचक गुरु, लेकिन मैं अभी तक अपनी गलती नहीं समझ पा रहा हूँ। आक्रोश की समस्या का समाधान गुरु चोम ने किया है। तुम्हारी गलती हम बताते हैं पुत्र आक्रोश। याद करो उस समय को जब प्लेटो की धरती और उसके अस्तित्व की रक्षा का वचन दिया था तुमने। प्लेटो की तबाही के पश्चात प्लेटो के नागरिक के रूप में एकमात्र जीवित प्राणी तुम रह गए हो, और ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम प्लेटो को पुनः आबाद करो। यह आप क्या कह रहे हैं पंचक गुरु? विस्मय से फैल गया आक्रोश की नेत्री। आप क्या कह रहे हैं पंचक गुरु? प्लेटो की धरती के अवशेषों का भी अब तो पता नहीं है, फिर यह कैसे संभव है? संभव है पुत्र, देवता की कृपा से तुम्हारे रूप में प्लेटो के राजघराने का वारिस अभी जीवित है। प्लेटो को बसाने के लिए धरती का चयन कहीं भी किया जा सकता है। फिर तो पंचक गुरु, प्लेटो की पुनः आबाद करने के लिए प्रजा चाहिए, और जब वही नहीं रहेगी तो प्लेटो के पुनरुत्थान की कल्पना भी कैसे की जा सकती है? पुनरुत्थान मीन्स फिर से उठना। की जा सकती है पुत्र, आवश्यकता है तो केवल प्रयास करने की। संसार में जीवन के पूर्व भी तो किसी ने जीवन की कल्पना की होगी। अब मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ पंचक गुरु। पुत्र,
हमने तुम्हें इसी उद्देश्य से यहाँ बुलाया है। प्लेटो को बसाने के लिए तुम्हें अतिशीघ्र विवाह करना होगा। विवाह? हाँ, विवाह। विवाह के पश्चात 100 पुत्रों को योग है तुम्हारी जन्म कुंडली में। तुम्हारे पुत्र ही आगे चलकर प्लेटो के वंश बेल आगे बढ़ाएंगे। धृष्टता क्षमा करे गुरु, किंतु जब पृथ्वी पर ऋषि जामवत को दिए मेरे वचन का क्या होगा? तुम उस वचन को मार्कंड ग्रह पर रहकर भी पूरा कर सकोगे। मैं तुम्हें ऐसी मानसिक शक्ति दूंगा जिससे दिन दुखियों की पुकार तुम तक शीघ्र पहुंच सकेगी और तुम तुरंत उनकी मदद को वहां पहुंच सकोगे। हाँ क्रोश, अब तुम्हें प्लेटो की बुनियाद मार्कंड पर ही रखनी होगी। आक्रोश के लिए अब इनकार करने का प्रश्न ही कहाँ उठता था। अगर आप सबकी यह इच्छा है तो मैं विवाह करूंगा। किंतु पंथक गुरु, किंतु के पीछे छिपी तुम्हारी यह दुविधा भी हम दूर कर दिए तुम्हें। पर तारकंड की राजकुमारी सुरभि के स्वयंवर में तुम्हें भी हिस्सा लेना होगा। संपूर्ण तारकंड पर स्वयंवर की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी। इधर राजमहल में ग्रह को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। इधर राजमहल में पुत्र तारकेश, हमारी सूची के मुताबिक सभी ग्रह के राजा महाराजाओं और राजकुमारों को स्वयंवर के नियंत्रण तो भेज दिए हैं ना? जी हाँ पिताश्री। और हाँ, कुछ वीर महाबली और पराक्रमी स्वयंवर के बारे में सुनकर निमंत्रण के बिना भी पहुंच सकते हैं। उनके आदर सत्कार में कोई कमी न रहने पाए। स्वयंवर में भाग लेने वाले किसी भी शख्स को चुन सकती है मेरी बहन सुरभि। अतः मेरे लिए सभी मेहमान समान आदर सत्कार के हकदार होंगे। क्यों सुरभि? नारी सुलभ लज्जा से सुर्ख हो उठी सुरभि का गुलाबी चेहरा। इसी पल गूंज उठा कक्ष में वह जहरीला स्वर। तारकंड में अब कोई स्वयंवर नहीं होगा। राजकुमार तारकेश। आगंतुक को जहर बुझे शब्द सुनकर आग बबूला उठा राजकुमार तारकेश का चेहरा। गुस्ताख, अपना परिचय दिया, अन्यथा एक ही झटके में तेरा सिर झड़ से अलग कर दूंगा। आगंतुक बोला, शक्ति ग्रह के सम्राट क्रूरा का अंगरक्षक और उनका मित्र, उनका है तैसी और उनका दायां हाथ। सोलोमन में राजकुमारी सुरभि के संभर के विषय में और तिलिस्मी दर्पण में उसे देखकर सम्राट क्रूरा राजकुमारी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो चुके हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूँ सम्राट तारकोश, यह स्वयंवर रुकवा दीजिए, क्योंकि अब राजकुमारी सुरभि केवल सम्राट क्रूरा के ही गले में वरमाला डालेगी। और अगर मेरी चेतावनी के बाद भी यह स्वयंवर हुआ तो तारकंड पर खून की नदियाँ बह जाएंगी, लाशों के अंबार लग जाएंगे। खून सवार हो गया राजकुमार तारकेश पर। सोलोमन गुस्ताख। इधर खींच ली थी सोलोमन ने भी अपनी तलवार। बिजली से गिराती दोनों की तलवारें आपस में टकरा गई। मेरी बहन और मेरी प्रजा के बारे में अपशब्द बोलकर तूने अपनी मृत्यु को निरर्थक दे दिया है सोलोमन। खनाक, कड़ाक। रक्तिम हो उठा था सोलोमन का चेहरा। कड़ाक, सोलोमन पर वार करके तूने अपनी मृत्यु गिरा ली है। राजकुमार तारकेश। कड़ाक। इसी पल सम्राट तारकेश के आदेश पर कक्ष में प्रवेश किया सैनिक दस्ते ने। सैनिक को हिरासत में लो इस शैतान को। चीख उठा तारकेश, नहीं, जो जाएगा वहीं रुक जाएगा। हम जो अब हम दोनों में से एक की मृत्यु के साथ ही रुकेगा।
और फिर कक्ष गूंज उठा तलवारों के भयानक टकराहटों से। खन खनाक खनन खना खनाक खनन खनाक। जब खूनी जंग देखने के लिए आसपास इकट्ठा हुए बहुत से लोग। खच आह आह आह। भाई के कंधे से बहता रक्त देखकर तड़प उठी राजकुमारी सोनी। पिताश्री रोक लीजिए इस युद्ध को, रोक लीजिए पिताश्री। क्या कह रही हो पुत्री? इस युद्ध को रोककर पुत्र को कायर व कमजोर साबित कर दूं? नहीं पुत्री, राजकुमार तारकेश ने जो कहा है वही होगा। युद्ध किसी एक की मृत्यु के साथ ही रुकेगा। कठोर हो गया था सम्राट तारकोश का चेहरा। इसी पल सोलोमन के शक्तिशाली वार से राजकुमार तारकोश की तलवार दो टुकड़ों में धरकर उछल गई। टनाक कड़ाक उफ। राक्षसों के समान हंसते हुए एक और शक्तिशाली वार किया सोलोमन ने। मुझे सम्राट क्रूर ने महाबली का खिताब ऐसे ही नहीं दे रखा बच्चे। राजकुमार तारकेश की इस वीरता पर सोलोमन भी रोमांच से भर उठा। वाह बच्चे, तेरी इस बहादुरी पर तो सोलोमन भी कायल हो गया। पर अफसोस, यह बहादुरी तेरे प्राण ना बचा पाएगी। अच्छा, थर्रा उठा था उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति। पिताश्री, कुछ मत कहना पुत्री, कुछ मत कहना, हम विवश हैं। चरम सीमा पर था वह युद्ध। ओफ भाग। भाई के कंधे से बहता रक्त देखकर तड़प उठी थी राजकुमारी सुरभि। पिताश्री, रोक लीजिए इस युद्ध को, रोक लीजिए पिताश्री। क्या कह रही हो पुत्री? इस युद्ध को रोककर पुत्र को कायर व कमजोर साबित कर दो? नहीं पुत्री, राजकुमार तारकेश ने जो कहा है वही होगा। इन दोनों में किसी एक मृत्यु के साथ ही रुकेगा। मुझे क्रूरा सम्राट ने महाबली का खिताब ऐसे ही नहीं दे दिया बच्चे। राजकुमार तारकेश की इस वीरता पर सोलोमन भी रोमांच से भर उठा। वाह बच्चे, तेरी इस बहादुरी पर तो सोलोमन भी कायर होगा। पर अफसोस की यह बहादुरी तेरी प्राण न बचा पाए। खचाक आ। थर्रा उठा था प्रत्येक व्यक्ति और सिर से पांव तक कांप गए थे राजकुमारी सुरभि। कुछ मत कहना पुत्री, कुछ मत कहना, हम विवश हैं। चरम सीमा पर था वह युद्ध। उफ धाड़। तेरे मेरे युद्ध का निर्णायक क्षण आ गया राजकुमार तारकेश। अगले पल दहले हुए हृदयों से फूट पड़ी चीखों के थर्रा दिया वातावरण। खचाक आ आ आ आ आ आ।
तारकेश की छाती से फूट पड़ा था खून का फव्वारा। बह चला राजकुमारी सुरभि की आंखों से आंसुओं का तालाब। भैया, हा 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 हा, खून के आंसू रोटे सम्राट तारकेश भी गरज उठे। पकड़ लो इस शैतान को, जिंदा या मुर्दा। हंसा भयानक हंसी सोलोमन, हा 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 हा, न मैं जिंदा हाथ आऊँगा न ही मुर्दा मुझे बचाएगा। जगुआर। बादल के समान फटकर वह नाम पुकारा सोलोमन ने। प्रलयंकारी गर्जना हुई, आंधी सा चलाता प्रकट हुआ तिलिस्मी यान जगुआर। क्वाक। अगले पल उछल जगुआर की पर सवार हो गया सोलोमन। चल जगुआर, क्वाक। तीर बरसाओ इस पर, समाप्त कर दो इन दरिंदों को। आह नहीं भैया, आह भैया, उठो भैया, अपनी बहन को डोली में विदा करनी है आपको। इस प्रकार चुप पड़ा नहीं रहने दूंगी मैं आपको। राजकुमारी उठी, संभालिए अपने आप को। जार जार कर रो रही थी राजकुमारी सुरभि। चारों तरफ था सिर्फ मातम ही मातम। अगले दिन यह आदेश हुआ देते हुए जब स्वर में जबरदस्त पीड़ा भरी थी तारकेश के। महामंत्री सकूरा, जिन राज्यों के राजा महाराजाओं, राजकुमारी और महाबलियों को निमंत्रण भेजे थे उन्हें सूचित कर दो कि कल स्वयंवर नहीं होगा। जो आ गया महाराज। इसी पल घायल सिंहनी की भांति गरजती राजकुमारी सुरभि ने कक्ष में प्रवेश किया। धरिए महामंत्री जी, स्वयंवर होगा और कल ही होगा, और मेरी स्वयंवर की शर्त को पूरा करने वाला ही मुझे पा सकेगा। अगले दिन स्वयंवर में शामिल हुए बड़े बड़े राज्यों के पराक्रमी योद्धा और दिव्यमान समझने वाले राजा महाराज, वीर और महाबली। दुख की इस घड़ी में भी सम्राट तारकेश को स्वयंवर की कैसे सूझी। सुना है राजकुमारी की ही जिद है। ये भी सुना है कि राजकुमारी सुरभि अपने स्वयंवर की कोई शर्त रखने वाली है। स्वयंवर में भाग लेने के लिए अपने गीलो यान पर सवार होकर वहां पहुंचा था आक्रोश भी। मेरा नाम आक्रोश है, प्लेटो ग्रह के स्वर्गीय सम्राट कपो का पुत्र हूँ मैं। आपका यहाँ स्वागत है राजकुमार आक्रोश। सबके चेहरों पर मातम क्यों छाया हुआ है। अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान हो गए सम्राट तारकेश और राजकुमारी सुरभि। रूधे गले से साथ कह उठे सम्राट तारकेश, स्वयंवर में आए सभी मेहमानों का स्वागत है। पुत्री सुरभि, आदरणीय मेहमानों को स्वयंवर की शर्त बताओ। इसी पल अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ आक्रोश, गुस्ताखी के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज, किंतु मैं इस स्वयंवर में अपना नाम वापस लेना चाहता हूँ। हम आपके इस निर्णय का कारण अवश्य जानना चाहेंगे आक्रोश, और कारण भी बताना चाहता हूँ महाराज। तारकंड की कदम धरती पर कदम रखने से लेकर यहाँ पहुँचने तक मैंने एक भी ऐसा इंसान नहीं देखा जो इस स्वयंवर से प्रसन्न हो। जब स्वयं आपके भी मन में प्रसन्नता नहीं है तो इस स्वयंवर का मेरे लिए भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप गलत समझ रहे हैं महाबली आक्रोश, इस मातम की वजह मैं आपको बताता हूँ। और तब शोकमग्न महामंत्री सकूरा ने आक्रोश को बताया राजकुमार तारकेश के विषय में, जिसे सुनते ही आक्रोश की नसों में जैसे तूफान दौड़ गया। अग्नि की भी तपिश थी उन शब्दों में। आक्रोश अपने शब्द वापस लेता है महाराज, लेकिन अब भी मैं तब तक स्वयंवर में शामिल नहीं हो सकता जब तक उस शैतान सोलोमन को उसके किए का दंड नहीं दे दूँ। और यही मेरे स्वयंवर की शर्त भी है आक्रोश, सोलोमन का सिर लाने वाले को ही पहनाऊंगी मैं वरमाला। इसी पल जगुआर का भयानक क्रंदन गूंज उठा। जगुआर, कर क्वाक। ये तो जगुआर का स्वर है। जगुआर। पल भर में वहाँ हलचल मच गई, बिफर उठी सुरभि। यही है सोलोमन आक्रोश, यही है हत्यारा सोलोमन, इसकी मृत्यु ही इसे यहाँ खींच लाई है राजकुमारी सुरभि। सभी शख्सियतें अपने अपने शस्त्र निकालकर तैयार हो गई हत्यारे सोलोमन का सर धड़ से उतार लेने के लिए। हत्यारा आज जीवित बचकर नहीं जा पाएगा। सोलोमन, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और जब किसी ऐसे शैतान की मौत आती है जिसके मरने से राजकुमारी सुरभि मिलती है तो वो भागता है मेरी तलवार की तरफ। भयानक अट्टहास लगा उठा सोलोमन, हा 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 हा, सम्राट तारकेश, मेरे सम्राट क्रूरा की चेतावनी तू भूल गया और आखिर स्वयंवर करने की भूल कर ही बैठा ना। देख मैं आ गया अब तेरी पुत्री को यहाँ से उठा ले जाने के लिए, हा 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 हा। और यह क्या, इस बार अकेला नहीं आया था शैतान सोलोमन। उड़न यानों पर सवार मेरे जबाज सैनिकों, ख़त्म कर दो स्वयंवर में आए सभी मेहमानों को, और मैं लेने जाता हूँ राजकुमारी सुरभि को।
सोलोमन के शैतान सैनिकों ने वहां मौत का आतंक मचा दिया। धूम धूम धूम। आ उफ उफ आ। इसी पल हवा में सनसनाई बीसी उड़न तस्ती और खच खच सन सन खच आ खच उफ। गिलोयान पर सवार दुश्मनों के बीच मौज की आंधी उड़ाता है। यहाँ आक्रोश तुम्हें मौत का बारूद नहीं उड़ाने देगा। साए साए साए। सोलोमन के सामने आ गया वो तूफान आक्रोश। सोलोमन तेरा अंत अब बेहद निकट है दरिंदे, आक्रोश से सामना है तेरा। तूने मेरे सैनिकों को जरूर मार डाला, लेकिन मेरी मृत्यु का स्वप्न देखने की गलती मत कर आक्रोश, क्योंकि तू मेरा और जगुआर का सामना नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। बड़ाम। गिलोयान पर तेरे ये तिलिस्मी गोले कोई असर नहीं करेंगे सोलोमन, क्योंकि ये यान पंचक ऋषि गुरु गिलो की देन है मुझे। लेकिन चिंता मत कर, मैं तेरा सामना गिलोयान पे रहकर नहीं करूँगा। तुझसे मेरा युद्ध होगा आमने सामने हत्यारे। ऐसे युद्ध मत कर आक्रोश, क्योंकि युद्ध तो बराबर वालों से किया जाता है। तेरी धज्जियाँ तो मैं कुछ ही बारों में उड़ा दूंगा। टनाक। सोलोमन के आक्रमण से चिंतित सम्राट तारकोस ने महामंत्री शकुरा को इधर से आदेश दिया। महामंत्री शकुरा, राजकुमारी सुरभि को उसके नाना अंधराष्ट्र के पास भेजने की तुरंत व्यवस्था करो। मैं किसी भी सूरत में राजकुमारी सुरभि कि शैतान सोलोमन से सुरक्षा चाहता हूँ। उछल पड़ा यह सुनकर महामंत्री शकुरा। महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? आप जानते ही हैं कि नाना अंतर्राष्ट्र। मैं जानता हूँ महामंत्री, किंतु इस समय वही करो जो हम कह रहे हैं। उसे यहाँ से जल्दी भेजो, क्योंकि आक्रोश नाम का वह बहादुर योद्धा सोलोमन को रोकने में असफल हो गया तो बस इससे अधिक कुछ न सोचेंगे सम्राट तारकोस। शीघ्र ही राजकुमारी सुरभि के लिए उस उड़न खटोले ने महल से उड़ान भरी। मुझे खेद है, राजकुमारी जी जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उन्हें मूर्छित करना पड़ा। यह तो जरूरी था शकुरा। वह जानती है कि वहाँ मृत्यु उसकी प्रतीक्षा में है। सोलोमन के डर से हमने जानबूझकर अपनी बच्ची को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। देवता उसकी रक्षा करे। इधर उड़ते उड़ते महल से दूर निकल आया था जगुआर। जबरदस्त शक्ति भरी है इसके बारों में। गर्र क्वैक तड़ाक। मुकाबला टक्कर का ही प्रतीत होता है। सोलोमन, तेरे से दुराचारियों के नाश के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, और तेरे जैसे सदाचारी मुझे फूटी आँख नहीं सुहाते। ओह! आक्रोश बुरी तरह लड़खड़ा गया था। स्वयं को नीचे गिरने से बचाने के लिए पकड़ लिया उसने जगुआर का पंख, लेकिन मौत बनकर अभी भी सिर पर खड़ा था सोलोमन। तड़ाक। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर तेरे कितने टुकड़े हो जाएंगे आक्रोश। हा 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 हा। किंतु शरीर को एक तीव्र झटका देकर आक्रोश न सिर्फ ऊपर पहुंचा, बल्कि अपने शरीर के टुकड़ों की सोच सोलोमन, जो मेरे हाथ होने वाली है। तड़ाक। आह। सोलोमन के संभलने से पूर्व उस पर टूट पड़ा आक्रोश। अब तेरा कोई बार सफल नहीं होगा सोलोमन। टनाक। संभल जा, राजकुमार सुरभि को दिया वचन मैं पूरा करने जा रहा हूँ सोलोमन। अगले पर बादलों जैसी घन गरज के साथ अपनी तलवार सोलोमन के सीने में शरीर में पैबस्त करता चला गया आक्रोश। जय पंचक गुरु। मगर इतनी आसानी से मरने वाला शैतान सोलोमन भी न था। आक्रोश, अगर मैं नहीं बचूंगा तो कोई भी नहीं बचेगा। हा 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 हा। झपटा जगुआर की पूंछ पर सोलोमन और उसे उमेटता चला गया। तुम सब मारे जाओगे। हा 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 हा। अगले पर जगुआर के मुंह ने उगली मौत। शूं शा। हा 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 हा। आक्रोश, जानता है वो क्या है? शूं। वो तिलिस्मास्त्र है, जिसके धमाके से तारकंड पर प्रलय मच जाएगी। तारकंड का बच्चा तड़प तड़प कर मरेगा। हा 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 हा। आक्रोश की नस नस में भूकंप सा खड़ा हुआ। शैतान हत्यारे। धड़ाक। ज्वालामुखी सा फट गया जैसे आक्रोश के सिर चेहरे पर, और खच्चाक। इसी पर जबरदस्त धमाके के साथ जगुआर भी चिकड़े चिकड़े होकर बिखर गया। पंचक गुरु मदद करो। धड़ाम। चीखने के साथ ही होश के संसार से कूच कर गया आक्रोश, और मूर्छा का स्याह संसार से गुजरते उसका जिस्म बढ़ा सैकड़ों हाथ नीचे ठोस भूमि से टकराकर चिथड़े हो जाने के लिए। किंतु पंचक गुरु के इस चमत्कारी शिष्यकांत भला इस प्रकार कैसे हो सकता था?
बादलों की नरम धरती ने अपनी गोद दे दी आक्रोश को। बादलों की वह धरती आक्रोश के लिए भर चढ़ी धरती की ओर, और इधर तारखंड के नागरिकों की आतंकित निगाहें जम गई थी उस अद्भुत अग्नियास्त्र पर। उफ, वह क्या है? शू अग्नियास्त्र, ये तो इसी ओर ही आ रहा है। उस अजीबोगरीब शोर ने महल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। शू, महामंत्री जी, ये शोर कैसा है? पहले तो कभी इस तरह का शोर नहीं सुना। आक्रोश और सोलोमन का अब तक कुछ पता नहीं, और अब ये एक नई मुसीबत, न जाने कैसा शोर है। उफ। नगर के बीच में आकर गिरे उस भयानक तिलिस्मास्त्र ने भयंकर तबाही मचा दी। बड़ाम। पलक झपकते ही खंडहर में बदल गया नगर, और लाशों में बदल गया नागरिक। कांप उठी धरती। उफ, यह कैसा विस्फोट था महामंत्री? पहले वह विचित्र ध्वनि, अब ये विस्फोट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है महाराज। ऐसा लगता है कुछ न कुछ अनर्थ जरूर हुआ है। यहाँ आकर तो मृत्यु के स्वयंवर में पहुँच गए हम। इसी पर अचानक चीख पड़े, स्वयंवर में भागने लगे तोड़क ग्रह के समान तुड़क। हमें क्या हो रहा है? हमारे पूरे बदन पर भयानक जलन हो रही है। मरकरी ग्रह के सम्राट मरकरी की हालत भी खराब होने लगी थी। उफ, मेरे हाथों पर ये फफोले कैसे पड़ रहे हैं, निकल रहे हैं। नेपियू ग्रह के महाबली टुम्बकटू की तो चीखें ही न थमी। मेरे चेहरे पर फफोले पड़ रहे हैं, मैं कोड़ी हो रहा हूँ। किसी में भय फैला, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं अंधा हो गया। तो ये कापा अनिष्ट की आशंका से। मेरे हाथ ये हिल क्यों नहीं रहे हैं? स्वयं सम्राट तारकोस और महामंत्री सकुरा के भी बदन पर कोड़ फूटाया था। कोई भयानक तिलिस्मी मार की गई है तारखंड पर, जिसके असर से हम पर यह संकट आ पड़ा है, और ये मार उस विस्फोट के बाद ही हम तक पहुंची है। इधर होश में आ रहा था आक्रोश। होश में आते ही निगाहें जा अटकी सोलोमन के कटे सिर पर। सोलोमन का कटा हुआ सिर, अब राजकुमारी सुरभि मेरी है। किंतु मैं तो जगुआर के विस्फोट से घायल और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा था। फिर इतनी ऊंचाई से गिरकर मैं बच कैसे गया, और मेरे सभी घाव कैसे भर गए? और सहसा ही उसका मस्तक पंचक गुरु के सवाल में झुक गया। मूर्छित होने के पूर्व मैंने केवल पंचक गुरु को मदद के लिए पुकारा था। पंचक गुरु ने की मेरे प्राण की रक्षा। जय पंचक गुरु। पंचक गुरु का ध्यान आते ही आक्रोश को याद आया तिलिस्मास्त्र। आक्रोश के मस्तक में पूरी सलवटे और गहरी हो गए। इस शैतान ने मृत्यु से पूर्व जिस तिलिस्मास्त्र का प्रयोग तारखंड पर किया था, उससे कैसी प्रलय मची होगी तारखंड पर। गिलोयान पर सवार होकर शीघ्र ही आक्रोश वापस तारखंड की ओर उड़ चला। किस अवस्था में होंगे सम्राट तारकोस, राजकुमारी सूर्य और मेहमान तथा नगर के नागरिक? नगर के ऊपर से उजरता आक्रोश। उफ, नीचे का दृश्य देख आक्रोश का हृदय उछलने लगा था। खंडहर, लाशें, खून, तबाही। पागल सा हो गया था आक्रोश। तड़पते बिलखते लोग। तो ये है शैतान सोलोमन द्वारा किए गए तिलिस्मास्त्र की तबाही। उफ, मदद मदद, मदद। खून के आंसू रो पड़ा था आक्रोश। कैसी मदद दूँ तुम्हें? मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें इस पीड़ा से छुटकारा दिलाने के लिए ये कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखा था, और अब मृत्यु दुर्भाग्य बन जाएगी सम्राट क्रूरा का, जिसके आदेश पर खेला गया ये खूनी खेल। मैं तुम्हें यह वचन दे सकता हूँ कि इस तबाही की जिम्मेदार शैतान क्रूरा को भी मैं एक भयानक मृत्यु दूंगा। शीघ्र ही सम्राट तारकोश के सम्मुख उपस्थित था आक्रोश। महाराज, हत्यारे सोलोमन का सिर ले आया हूँ। कहाँ है राजकुमारी सुरभि? सोलोमन? नफरत से चीखते हुए सोलोमन के सिर को आक्रोश के हाथ से लेकर अपने जूतों तले रौंदने लगे सम्राट तारकोश। हत्यारे दरिंदे, तूने हमारे पुत्र को हमसे छीन लिया। तेरे कारण हमने अपनी फूल सी बच्ची को उसके नाना सम्राट अंधराष्ट्र के पास भेज दिया। मन की भड़ास निकालकर झुक गए आक्रोश के सामने सम्राट तारकोश। आक्रोश, हमें क्षमा करना पुत्र। हम राजकुमारी सुरभि के स्वयंवर के शर्त के विजेता को राजकुमारी सुरभि नहीं सौंप सकेंगे। हमें उसे उसके नाना के पास भेज चुके हैं। हम उसे उसके नाना के पास भेज चुके हैं। कई प्रश्न एक साथ नृत्य करने लगा आक्रोश की आंखों में। राजकुमारी सुरभि
को आपने उसके नाना के पास भेज दिया है, तो इसमें क्षमा कैसी? अब आप उसे भी यहाँ बुलवा लें। अब यह मुमकिन नहीं है पुत्र आक्रोश। मगर क्यों? क्योंकि अब वो नेतृन ग्रह का भविष्य है, जिसे हमने अपनी इच्छा से उसके नाना अंधराष्ट्र के पास भेजा है, जहाँ वो उसकी बलि चढ़ाएंगे। क्या? धरती घूमती सी नजर आने लगी आक्रोश को, चकराने लगा उसका मस्तिष्क। मैं नेतृन से राजकुमारी सुरभि को वापस लाऊंगा, क्योंकि अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी की बलि चढ़ाना क्रूरता है, मानवता और प्रकृति के प्रति गंभीर अपराध है। तो क्या नेतृन पर राजकुमारी सुरभि की बलि दी गई? कौन सा प्रलयंकारी कदम उठाया आक्रोश ने, जब भड़क उठा था आक्रोश का क्रोश? हत्यारे सोलोमन की मृत्यु का कैसा प्रतिशोध लिया सम्राट क्रूरा ने? जबरदस्त एक्शन व भावनाओं से ओतप्रोत इस कथानक के उपरोक्त प्रश्नों का जवाब है प्रस्तुत कॉमिक्स का अगला व अंतिम भाग, प्रलयंकारी आक्रोश। गाइस, ये कॉमिक्स मैं अपलोड कर चुका हूँ, आक्रोश और कॉपरास्ट। बहुत बेहतरीन कहानी है इसकी। आक्रोश और कॉपरास्ट ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें। ये वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अलविदा, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।